नमस्कार, जय श्री राम। शीर्षक तो आपने देख ही लिया, घर जमाई। अब आप सोचेंगे आज की कहानी का वर्तमान की राजनीति में ऐसा क्या डेवलपमेंट है जिससे उसका मैं कंपैरिजन करने वाला हूं। नहीं नहीं, बिल्कुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि देश में बदलती हुई डेमोग्राफी चिंताजनक है। इस बात को कई लोगों ने अपने अपने हिसाब से समझा। एनडीए की मीटिंग में भाजपा के मुख्यमंत्री और एनडीए के मुख्यमंत्रियों से बहुत बड़े कार्रवाई करने को कहा। बहुत सारे कार्रवाई। उस पर दो बड़े डेवलपमेंट हुए हैं, अभी मैं आऊंगा लेकिन उससे पहले आपको कहानी सुनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना कहानी को समझे इसके पीछे का खेल और तंत्र को कैसे तोड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये आप नहीं समझ पाएंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। एक लालची पिता था, उसकी बिटिया थी और उसकी एक धर्मपत्नी थी। उसके पास पैसे बहुत थे, किंतु इस बात को वो समझता था कि बुढ़ापा बहुत कठिनाई में बीतेगा, क्योंकि परिवार नहीं है, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। क्या ही अच्छा हो कि मेरे पास एक घर जमाई हो। मेरे पास पैसे तो बहुत है, किंतु वो चाहता था कि जो घर जमाई हो वो लॉयल भी हो उसके पत्नी, उसकी बिटिया के प्रति, उसके पत्नी के प्रति, उसके प्रति। तो कई रिश्ते आए, एक रिश्ता उसने चुना और वामपंथी स्टाइल में तर्क और कुतर्क में उसे फंसाने का प्रयास किया, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। लड़के से पूछा उसने कि तुम घर जमाई बनोगे? लड़के ने दो टूक उत्तर दिया, नहीं, मेरे माता है, पिता है, बहन है, भाई है, मैं उनको नहीं छोड़ सकता। और ये तो इस संसार में, जो समाज में नियम है, जो बन रहा है, वो चल रहा है। वो तो आप कहीं भी चले जाइए, ब्रिटेन चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, यही नियम चल रहा है। इसके बाद उसके होने वाले ससुर ने वामपंथी चाल चला, बोला तुम भगवान को नहीं मानते? कैसे भारतीय संस्कृति में पले बड़े हो? मुझे नहीं पता था कि मेरी बिटिया एक इतने बड़े नास्तिक को स्वीकार कर लेगी, जो भारत के भगवान को नहीं मानता। लड़का चौंका। लड़का चौंका, बोला ये क्या मतलब हुआ? मैं तो भगवान को मानता हूं और आपसे कहीं ज्यादा मानता हूं। मैं दिन रात पूजा पाठ करता हूं। ससुर ने कहा ढोंग है, दिखावा है, पूजा पाठ दिखावा है, तुम मानते नहीं हो भगवान को। तो बोला कैसे? आप सिद्ध कीजिए। अब वो, आप वामपंथियों के जाल में जब फंसेंगे तो ऐसे ही सिद्ध करने लगते हैं। वामपंथी ने कहा देखो, तुम किस भगवान को मानते हो? लड़के ने कहा देवाधिदेव महादेव। और महादेव का विवाह किससे हुआ? माता पार्वती। बोला बहुत अच्छी बात है। और माता पार्वती किसकी पुत्री है? लड़का चौंका, उसने कहा हिमालय की। और कैलाश कहां है? हिमालय में। तो जब भगवान शिव घर जमाई हो सकते हैं, तुम नहीं हो सकते। बोला ना ना, ये तो आप एक ऐसे उदाहरण देके आप मुझे फंसाना चाहते हैं। वामपंथी वामपंथी होता है। उसने बोला अच्छा, दूसरा पूछ लो, बताओ दूसरा किसको मानते हो? तो उसने कहा जो भगवान शिव को मानेगा वो भगवान विष्णु को कैसे नहीं मानेगा? बोले बहुत अच्छे। भगवान विष्णु कहां रहते हैं? क्षीर सागर में। ठीक है। और माता लक्ष्मी किसकी पुत्री है? सागर की पुत्री है। तो एक बात बताओ, सागर की पुत्री है और वो सागर में ही निवास करते हैं, तो घर जमाई नहीं हुए? और तुम फिर भी मेरे साथ नहीं रह सकते हो, क्योंकि उसमें उसका लाभ था, इसलिए इस प्रकार के कुतर्क शुरू हुए। अब भारत का भी वामपंथ, लेफ्ट, कांग्रेस, राजद, स्टालिन सब ऐसे ही हैं। इन्होंने कहा अरे भाई,
कुछ बांग्लादेशी अवैध रह ही रहे हैं, रोहिंग्या रह ही रहे हैं, तो मानवता के दृष्टिकोण से आप उनको रहने नहीं देंगे? प्लानिंग कमीशन वाली सईदा कह रही है पूरी कायनात अल्लाह ने बनाई है, यहां बांग्लादेशी किसी का कोई अधिकार छीन रहे हैं? रोहिंग्या को आप भगा देंगे? आप बीच समंदर में छोड़ देंगे? लेकिन उसके पीछे ये मकसद नहीं है, ये कुटिलता। उसके पीछे ये है कि इनको घर जमाई बनाना है, इनका वोटर आईडी कार्ड बनवाना है, इनका आधार कार्ड बनवाना है, इनको यहां रखना है, बसाना है, इनका पॉपुलेशन बनाना है, क्योंकि सत्ता का चक्र चलता रहे। जानता था, वो बुढ़ा भी जानता था कि मेरे मरने के बाद सब कुछ इसी का, इसी लड़के का हो जाएगा। और ये भी जानते हैं कि जिनको ये घर जमाई बना रहे हैं, जिनको ये घर जमाई बना रहे हैं, एक दिन पूरा देश इनका हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि अभिषेक जी, फिर इसमें नरेंद्र मोदी जी पिक्चर में कैसे आते हैं? दो न्यूज आपको बताता हूं, और दोनों न्यूज जबरदस्त। ये अब तक के अपडेट तो आप, चूंकि मेरे चैनल पर रेगुलर जो सामाजिक परिवार के सदस्य हैं जो मुझे सुनते हैं, तो आपको पता होगा कि मोदी जी का अनाउंसमेंट क्या था, कैसे एसआईआर चल रहा है, कैसे सेंट्रल लेवल पर जो कार्य हो रहे हैं, फॉरेनर और इमिग्रेशन बिल पर लगातार धरपकड़ हो रही है, लगातार रॉ और आईबी और भारत की अलग अलग एजेंसियां उस मॉड्यूल को क्रैक कर रही हैं, जहां पर फर्जी आईडी, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड बनते थे, और उस मॉड्यूल के क्रैक के आधार पर डिपोर्टेशन शुरू हुआ। लेकिन ये 250, 200, 500 हजार एसआईआर के बाद लंबा होगा खेल, किंतु ये यही तक था। लेकिन जब लाल किले से बात की तो इसको लार्जर एस्पेक्ट में देखना पड़ेगा, इसलिए ये दोनों समाचार आप सुनिए, देखिए और जानिए कितना इंटरेस्टिंग है। पहली खबर, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान से जो ये खबर है कि जो कन्वर्जन लॉ है वो कितना सशक्त हो गया है, रिटन बाय हमजा खान। तकलीफ बहुत है, लेकिन आपको पता है पर्सनल लॉ अप्रूव्स ऑफ घर वापसी ऑफिशियल कानून बना दिया भजनलाल ने। जियो, इंक्रीज जेल टर्म टू 20 ईयर्स और फाइन 1 लाख, 1 करोड़। और यही नहीं, कन्वर्जन किस मकसद से हुआ था, किस प्रलोभन से हुआ था, उसमें क्या क्या प्रलोभन दिए गए, उस प्रलोभन का मकसद क्या है, इन सब पर कार्रवाई की है। 5 साल से लेके 20 साल तक, और हैवी पेनल्टी। यूं कहें कि राजस्थान से मिशनरीज, इसमें निकाह, लव जिहाद, सारा एंगल कवर किया गया है। विवाह के बाद के कन्वर्जन पर भी अटैक है। विवाह नहीं, निकाह। वो लोग, सामने वाला तो निकाह करता है और शादी करते हैं, विवाह तो सनातन पद्धति में होता है। तो इन सब पर बहुत भयंकर कार्रवाई है, और इस कार्रवाई को जो समझेगा, जो जानेगा, उसको समझ में आएगा कि भाई ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन इस मास्टर स्ट्रोक को समझने के लिए मैं चाहूंगा कि एक अजीत भाई ने बहुत जबरदस्त वीडियो चलाया, शॉर्ट्स बनाया था। तो मैंने सोचा कि जब इतना परिश्रम उसने कर लिया है, और अजीत भाई का मैं चला लूंगा, कॉन्फिडेंस है कि कभी जीवन में कॉपीराइट नहीं आना, और एक्स पर पोस्ट किया, तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो पूरा वीडियो है, इसलिए उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। चलिए मैं आपको शेयर करता हूं, ठीक है, वीडियो। इसको सुनिए, देखिए, और इसके बाद कहानी के दूसरे हिस्से पर आएंगे, ठीक है, जो कि कहां से, असम से है। राजस्थान में वह बिल है जो हर हिंदू वर्षों से मांग रहा था। निर्धन, पिछड़े, आदिवासी, दलितों के कन्वर्जन पर मिशनरीज और मौलवी लगातार लगे हुए। इसमें लव जिहाद से लेकर दवाई की जगह यीशु तरंगों के माध्यम से उपचारों की नौटंकी दिखाकर लोगों को मूर्ख बनाया जाता। मुख्यमंत्री भजन लाल ने इस पर तत्परता दिखाते हुए कन्वर्जन माफिया पर आजीवन कारावास से लेकर
50 लाख तक के जुर्माने की व्यवस्था की है। बच्चे, महिला, SC/ST समुदाय के लोग या दिव्यांगजन हो, बहला फुसलाकर छल कपट से कन्वर्ट कराने पर 7 से 20 वर्ष जेल एवं 10 लाख का जुर्माना हो। सामूहिक मतांतरण पर तो 20 वर्ष न्यूनतम जेल है, जो आजीवन कारावास तक जा सकता है। यदि विदेशी या अवैध फंडिंग का पता चले तो उसे भी 10 से 20 वर्ष जेल के दायरे में लाया गया है। यदि आप पहले भी कन्वर्जन में पकड़े गए हैं और आपकी आदत नहीं जा रही है तो दोबारा दोषी को आजीवन जेल में सड़ना पड़ेगा। अपराध, जेल और जुर्माने से अलग जो बात सबसे अच्छी है इस विधेयक की, वो यह है कि धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कराने की जानकारी 90 दिन पहले देनी होगी। ऐसा न करने पर 7 से 10 वर्ष तक का कारावास। जो कन्वर्जन कराना चाह रहे हैं उस मौलवी या पास्टर को DM के समक्ष 2 माह पूर्व सूचना देनी होगी। ऐसे ही वृहद कानून की आवश्यकता पर जनता लंबे समय से बोल रही है कि इसमें काउंसलिंग, इंटरव्यू और प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट आवश्यक है कि कोई धर्म त्याग क्यों कर रहा है। जब तक ऐसे कानून नहीं होंगे जो कन्वर्जन की जड़ में अम्ल डालेंगे, तब तक यह निर्बाध चलता रहेगा। लव जिहाद जैसे मामले या तो कन्वर्जन में परिवर्तित होते हैं या हिंदू बहु बेटियों की हत्या, बलात्कार या आत्महत्या। CM भजन लाल ने छोटे से कार्यकाल में जैसे पेपर लीक पर लगाम लगाई, वैसे ही प्रदेश में कन्वर्जन विरोधी कानून लाकर उन्होंने राज्य के दलितों, बच्चों और जनजातीय समुदायों को एक कवच प्रदान किया है। कई बार लोगों को पता तक नहीं चलता है कि कन्वर्जन हो गया है। यदि उन्हें समझाया नहीं गया तो पहले कन्वर्जन होगा, फिर ब्रेन वॉशिंग होगी और अंततः ये लोग अपने ही लोगों के समक्ष किसी दिन तलवार लेकर बाहर आ जाएंगे और समाज गृह युद्ध की स्थिति में आ जाएगा। इस पूरे वीडियो को मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि अलग अलग मैं स्लाइड दिखाता हूं तो 5 मिनट और डिले होता। अब पॉइंट नंबर 2 आते हैं। ये असम की न्यूज है और यहां से फिर आप ये मत पूछिएगा मोदी क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भजनलाल शर्मा जी या हेमंता बिस्व शर्मा इंडिपेंडेंट है और ये बाकी स्टेट में नहीं आने वाला है। ये जो दोनों चीजें होनी वाले, ये हर स्टेट में आने वाला है अगले 6-8 महीने के अंदर। सबकी जो है डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो रही है। कैसे आएगा, कैसे लाएंगे, इस पर पूरा कार्रवाई कैसे होगा, उन सब पर चर्चा हो रही है। उस पर कार्रवाई करने का पूरा प्लानिंग हो चुका है। ठीक है, तो पहले अब आते हैं असम पे। ये वाला जो SOP है भाई, ये अलग लेवल का है, अलग तरह की चीज है। अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के लिए बनेगा SOP। कैबिनेट में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। असम सरकार ने अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के लिए बेहद अहम कदम उठाया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इमिग्रेंट्स, ठीक है, एक्सप्लंसम फ्रॉम असम, ये कुछ किया गया है। उसके ऊपर ये जिला अधिकारी और वरिष्ठ SSP, ठीक है, इन सबको 10 दिन का समय दिया गया। कितना? 10 दिन। पकड़ो, जिस पर भी शक हो, सिर्फ शक के आधार पर पकड़ेंगे। 10 दिन के अंदर उसको साबित करना होगा वो नागरिक है या नहीं, और उसके बाद 24 घंटे के भीतर फॉरेनर ट्राइबल में भेज दिया जाएगा और उसके बाद डिपोर्ट किया जाएगा। DC, SSP, इन सबको ये निर्देश दे दिया गया है। इसका बहुत बड़ा आपको परिणाम देखने को मिलेगा आने वाले समय में, और इसका एक मैसिव रिपरकशन भी आपको देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। हमको यह समझना होगा कि इसके परिणाम क्या होंगे। हमको यह भी समझना पड़ेगा कि ये जो सारा चीज होने वाला है या हो रहा है, इस पर क्या कार्रवाई नरेंद्र मोदी सरकार इसी हिसाब से करेगी? बिल्कुल करेगी। नरेंद्र मोदी सरकार अगले 2 से 3 सालों के बीच पूरी तरह से जिन वामपंथियों ने जिन अलग अलग स्टेट में घर जमाई को बिठाया है, बनाया है, वोट के लिए घर जमाई को पाला है, पोसा है, उन सब को निकालने का पूरा प्लान बना रखा। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को हटाने की जो है साजिशें, प्रयत्न, उनके प्रति षड्यंत्र, आप इसको कोई भी नाम दें, यह बहुत अग्रेसिव अब होगा। क्योंकि सारे किए कराए पर मेहनत जो उन्होंने किया है, सारा किया कराया है, इतने वर्षों का उनका जो स्व ढोंग है भारत और सनातनियों के प्रति, वो सब एक झटके में नरेंद्र मोदी छीन रहा है। वो एक झटके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
इनको खींच के बाहर फेंकने जा रहे हैं। आपको पता है दोस्तों, कल ब्रिटेन में लगभग सड़क पर 20 लाख लोग आए कि अवैध या वैध सभी पाकिस्तानी मुसलमानों को बाहर निकालो। भारतीयों को नहीं, पाकिस्तानी मुसलमानों को। यहां तक कि ये फ्रांस की सड़कों पे, जर्मनी की सड़कों पे, ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पे, ऑस्ट्रिया की सड़कों पे, हर जगह ये होता हुआ दिख रहा है और पूरा यूरोप इसी तरफ जाने वाला है। आने वाले मात्र 6-8 महीनों में यूरोप के अंदर एक भीषण संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। क्यों? क्योंकि वहां की कोई भी सरकार वामपंथियों के इस षड्यंत्र को, जो वाम और मीम का कोलैबोरेशन है, जहां पर वामपंथियों ने फुट सोल्जर की तरह इनको पाला पोसा घर जमाई बनाया, उसके प्रति वहां के किसी भी सरकार के पास कोई गहरी नीति नहीं है, निर्देशन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई एग्जीक्यूशन नहीं है। लेकिन यहां पर वी आर लकी कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा आदमी है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास नरेंद्र मोदी है। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी है। ऐसे में जो पूरा का पूरा एक नैरेटिव क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी जो अवैध इनलीगल इमिग्रेंट्स को भारत से बाहर भेजना चाहते हैं, जो डेमोग्राफी बदल रही है उसके ऊपर जो एक्शन लेना चाहते हैं, एक्चुअली में ये सांप्रदायिकता है। यानी खुल करके ये प्रयास कहा जा रहा है कि भाई ये तो माइनॉरिटी का अधिकार है। अब अगर वो मजार बनाना चाहता है तो बना नहीं सकता। और रेलवे की जमीन पे मजार बनाना वो तो सरकार की ही जमीन है भाई। तो सड़क के किनारे अगर मजार नहीं बनाएगा तो क्या अपने घर पर बनाएगा? और ये इनलीगल इंक्रोचमेंट क्या होता है? माइनॉरिटी है, वो तो इतना तो कर ही सकता है। उसी प्रकार से इनका तर्क ये है। अब भारत के अंदर जो जातीयता मानसिकता है वो इतनी कूट कूट के भरी हुई है कि भाई मिशनरीज आ रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्जन होना चाहिए। आप कन्वर्जन कैसे रोक सकते हैं? आप समझ रहे हैं इस देश में क्या कर रहे हैं? जिस टेरेसा को मदर बना दिया गया इस देश में, उस टेरेसा के विचार के आप अगेंस्ट जा रहे हैं। भाई कन्वर्जन का ही तो मुख्य उद्देश्य था। सोनिया गांधी को जिस मकसद से भेजा गया और सोनिया गांधी के आने के बाद जिस प्रकार से तमिलनाडु के अंदर, सिर्फ तमिलनाडु के अंदर, मैं अदर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ तमिलनाडु के अंदर छोटे बड़े 5,000 से अधिक मिशनरीज एक्टिव हुए और विद इन 10 ईयर जो कन्वर्जन का ग्रोथ रेट था वो 4,000% इंक्रीज कर गया। वो छोटी बात लगती है आपको? मैं नहीं मानता। और नरेंद्र मोदी जिसके अगेंस्ट ये सारे कार्य कर रहे हैं वो ज्यादा खतरनाक है। डर का एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है पहली बार। इसीलिए बिहार चुनाव में तमिलनाडु से स्टालिन बुलाए गए। जानते हैं क्यों? ये बार बार मैं कहता हूं और आप सुनिए, समझिए इस प्लान को। यूं ही स्टालिन नहीं आया। जिस प्रकार से सोनिया गांधी नेहरू परिवार में इंटर होने के बाद जो कांग्रेस का मूल चरित्र था वो समाप्त हो गया, उसी प्रकार से तेजस्वी यादव की पत्नी ईसाई है, राजद का मूल चरित्र समाप्त हो चुका है। तो ये कोलैबोरेशन था स्टालिन का। चन्नी वो भी क्रिप्टो है, राहुल गांधी प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है और तेजस्वी का मैंने बताया। तो ये बिहार में रहने वाले मिशनरीज को संदेश दिया गया कि भाई इस बार वोट कहां करना है? महागठबंधन को करना है। तुम्हारे हम हैं तुम्हारे संरक्षक। इसलिए मैंने आपको समझाया कि वो घर जमाई वाला कहानी जो पंचतंत्र की जगह अभिषेक तंत्र ने लिखा था, ये क्यों लिखा मैंने? ये घर जमाई जो पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, ये इनको सत्ता तक अवश्य ले जाएंगे, किंतु अंततोगत्वा घर की तमाम प्रॉपर्टीज पर कब्जा इन्हीं का होगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस देश में क्या देखना चाहते हैं? सनातन संस्कृति को देखना चाहते हैं, सनातन संस्कृति को बचते हुए देखना चाहते हैं, या आप वो देखना चाहते हैं जो आपके बहन बेटियों के साथ नुआखली में हुआ। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।